भारत में कम से कम चांदी और सोने पर किसी को कोई रिसर्च करना नहीं आता है। जितने भी आप फंड मैनेजर या बड़े बड़े मार्केट विशेषज्ञ देखते हैं, किसी को माफ करना कोई जानकारी नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर को कैसे ट्रैक किया जाए। कमोडिटी को, मेटल्स को हमेशा डिमांड सप्लाई और मनी लिक्विडिटी से ट्रैक करना चाहिए। जो आजकल इक्विटी की बहस चल रही है आपकी दिल्ली में, वो कैचअप है, उनको ऊपर लाना है। वो पिछड़ गए थे, तो वैसे ही चांदी जो बेचारी इतनी पिछड़ गई थी, वो अब बराबरी पे आ रही है। चांदी की जो रियल बाइंग है ना, उसकी वजह से चांदी में तेजी है। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें रिस्क है? बिल्कुल रिस्क है। कोई बड़ी बात नहीं कि एक दिन में वो 30% गिर जाए। गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक स्ट्रक्चरल तेजी चल रही। चांदी में खबरें ये भी हैं कि जापान ने काफी बड़ी मात्रा में चांदी खरीदी है। अब जापानी सरकार के साथ साथ अमेरिकी सरकार भी चिंतित है कि ये अगर बहुत ज्यादा कमजोर होगा तो ठीक बात नहीं है, उसको थोड़ा मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए उन्होंने डॉलर को वीक करने की पॉलिसी बनाई है। अगर जापान ने चांदी बेची तो तगड़ी गिरावट आ सकती है। ये है पूरा जापानी संकट। सोने में ड्यूटी बढ़ाने का अगर फैसला लिया जाता है तो उल्टा पड़ेगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा, जो सरकार अगर ये सोच रही है। पिछले काफी समय से अब कॉपर को लेकर के भी बड़ी चर्चा हो रही है। कॉपर में भी बड़ी रैली ऑलरेडी चल रही है और बड़ी रैली आएगी। कॉपर इज ए न्यू सिल्वर। 2030 तक 30% कॉपर की सप्लाई डेफिसिट होगी। तो मैंने सुना है कॉपर के बार बार भी लोग खरीद रहे हैं। हाँ, ऐसी खबरें आने लगी है। आपको मैं अलर्ट कर रहा हूं इस पे, हो सकता है आगे हम लोग 2-4 महीने में शो करें। आपकी जो सॉफ्ट कमोडिटीज हैं, जिनको एग्री कमोडिटी हम कहते हैं, उसमें भी तेजी के साफ संकेत दिख रहे हैं। जो पिछले साल ला नीनो था, अब वो एल नीनो में कन्वर्ट हो रहा है। हो सकता है साल भर बाद हम लोग यही डिस्कशन कर रहे हो कि अब तो चांदी 8 लाख रुपए किलो हो गई यार, अब क्या करें। मुझे कोई रिवर्सल के संकेत नहीं दिख रहे। करेक्शन इज अ हेल्दी थिंग और वो होते रहेंगे। तो कई बार राजनीतिक डिस्कशन में कहते हैं कि देखिए सरकार कुछ कर नहीं रही, सोना इतना महंगा। और मुझे हंसी आती है यार, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। जिस दिन सेंट्रल बैंक ये कह देंगे कि अब हम सोना नहीं खरीदेंगे, तब सोने का भाव रुक जाएगा और गिर भी सकता है, लेकिन वो कहेंगे नहीं। 2030-31 तक की हम बात करें तो सोना करेंट प्राइस से दुगना $10,000 हो जाएगा और चांदी कम से कम $300 से $400। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। सभी दर्शकों से अनुरोध कि आप हमारे चैनल द स्वतंत्र को तो आपने प्यार दिया ही है। द स्वतंत्र बाजार हमने एक और नई पहल की है, उसे भी अपना अपना सहयोग दीजिए, उसी तरीके से प्यार दीजिए। और आज हमारे साथ सोने और चांदी पर, क्योंकि सोने और चांदी का जो साल का टारगेट रखा जा रहा था कि साल के अंत तक 5,000 और चांदी $100 से ऊपर हो जाएगी, वो आंकड़ा दूर हो चुका है और अब तो 5200-5300 के करीब सोना पहुंच चुका है और चांदी 130 से $130 के करीब पहुंच गई है। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमने देश के बड़े आर्थिक पत्रकार नीरज वाजपेयी जी से अनुरोध किया कि बहुत दिन हो गए, द स्वतंत्र के दर्शक आपको याद कर रहे हैं, और नीरज जी ने तुरंत हामी भी भरी। एंड शो के जरिए आपको रोज वो अवगत करवाते हैं। उनका एंड शो काफी लोकप्रिय है लोगों के बीच में, जहां पर आपको बाजार, सोने चांदी, मार्केट, तमाम चीजों की जानकारियां मिलती है। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर आपका। नीरज भाई, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक कहते हैं नीरज जी बड़ी आसान भाषा में समझा देते हैं कि क्या चल रहा है, तो आज यही समझा दीजिए सबसे पहले, तो क्या चल रहा है। जी, विक्रांत भाई बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए, और सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं। क्या चल रहा है? तो इस समय सोना और चांदी चल रहा है। इस समय फॉग भी नहीं चल रहा। आपके नॉर्थ इंडिया में फॉग हो सकता है चल रहा हो लेकिन चल तो सोना और चांदी रहा है, और उसमें रुकने के कोई संकेत फिलहाल दिख भी नहीं रहे हैं। और आगे बढ़ूं इससे पहले ही डिस्क्लोजर है हमारा कि ये कोई निवेश की राय नहीं है, एनालिसिस है। तो देखिए विक्रांत भाई, क्या है, गोल्ड और सिल्वर की कहानी हमने आपके शो में भी 2-3 बार डिस्कस की और एंड शो में हम रोज करते हैं। ये एक स्ट्रक्चरल तेजी है, ये कोई सट्टेबाजी या कोई कॉर्नर कर रहा है वो वाली तेजी नहीं है। ये गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक स्ट्रक्चरल तेजी चल रही है। स्ट्रक्चरल तेजी का मतलब ये होता है कि वो संस्थागत रूप से बाइंग हो रही है। उसमें मतलब सेंट्रल बैंक बाई कर रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस बाई कर रहे हैं, बड़े फंड बाई कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये बहुत बड़ी तेजी लगातार सोने और चांदी में बनी हुई है। चांदी में खबरें ये भी हैं कि जापान ने काफी बड़ी मात्रा में चांदी खरीदी है, तो इसलिए भी चांदी में और ज्यादा तेजी बन रही है। ये भी कोई शक नहीं है कि चांदी इतनी तेज बढ़ी है कि वो मतलब जैसे 90 डिग्री का कोण बनता है ना, वैसे उसका चार्ट दिखाई दे रहा है। $10 रोज बढ़ना मतलब बड़ी बात होती है। तो वहां पे एक जोखिम जरूर है, लेकिन रुकने के कोई संकेत फिलहाल दिख नहीं रहे हैं।
मेरे खबर के हिसाब से शायद आज या कल रात में थोड़ा मार्जिन बढ़ाया गया है विदेश में, सीएमई में, लेकिन अभी भी उसका कोई असर नेगेटिव दिखा नहीं है, क्योंकि जब भी इसको आप कृत्रिम रूप से रोकने की कोशिश करते हैं तो वो और तेजी से बढ़ता है। तो जब भी आप मार्जिन एक्सपेंड करेंगे तो वो कृत्रिम है, वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि डिमांड जनरेट हो रही है, इसलिए सोने और चांदी में ये तेजी बन रही है। और फिलहाल रुकने के कोई संकेत विजय भाई दिख नहीं रहे। तो साल में पहले चांदी की बात करते हैं, क्योंकि अब ये भी नीरज भाई, मैं जब आप जैसे एक्सपर्ट से बात करता हूं तो वो ये कहते हैं कि सोने और चांदी को थोड़ा अलग करके देखना चाहिए, दोनों के कारण और बाकी कुछ चीजें अलग अलग हैं, और सोना ज्यादा ठोस, ज्यादा जिस पर ज्यादा विश्वास किया जा सकता है वो मेटल है। लेकिन पहले हम चांदी की बात करते हैं। एक साल में 250%, एक साल में 250% की वृद्धि। और इस जनवरी की अगर हम बात करें तो जनवरी जनवरी में ही 40% से ज्यादा, 40-45% से ज्यादा का भाव बढ़ जाना। जो टारगेट साल के अंत का लेकर चल रहे थे, बड़े बड़े एक्सपर्ट लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वो लोग रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और धाराशायी, यानी किसी को कोई आकलन ही नहीं कर पाया इस तरफ कि ऐसा भी हो सकता है। और तो क्या, जिस तरीके से ये पिछला एक सवा साल रहा है, वही कारण अभी भी बने हुए आपको चांदी में दिखाई दे रहे हैं, या चांदी में अब रिस्क फैक्टर ज्यादा उभरने लगा है? विक्रांत भाई, पहले तो दो तीन प्रश्न आपने जो बड़े तीखे कर दिए उनका जवाब दे दूं। हम्म। कि एक तो अपने देश में, भारत में कम से कम चांदी और सोने पर किसी को कोई रिसर्च करना नहीं आता है। जी। जितने भी आप फंड मैनेजर या बड़े बड़े मार्केट विशेषज्ञ देखते हैं, किसी को माफ करना, कोई जानकारी नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर को कैसे ट्रैक किया जाए। इसीलिए वो बड़े अचंभित हैं, ईर्ष्या का भाव है, गरिया रहे हैं कि क्यों चल रही है चांदी सोना, इसमें सट्टा हो रहा है। दरअसल उनको माफ करने के साथ साथ समझ नहीं है। मैं बार बार जब कहता हूं कि ये स्ट्रक्चरल तेजी है, तो उसको समझने की कोशिश करिए कि सोना और चांदी क्यों भाग रहे हैं। ये रियल एसेट्स हैं, ये पेपर फिएट करेंसी नहीं है। जब करेंसी आप कहते हैं, आपके हाथ में एक कागज का टुकड़ा आता है, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर होता है, उसका अंडरलाइंग एसेट है विश्वास। लिखा भी रहता है अपने भारतीय रुपयों में कि हम धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ठीक है। वैसे ही डॉलर जो है एक ट्रस्ट करेंसी है, फिएट करेंसी है, ग्लोबल करेंसी है। जिस दिन वो ट्रस्ट डेफिसिट आने लगता है, ट्रस्ट गिरने लगता है, तो आदमी रियल एसेट की तरफ जाता है। गोल्ड और सिल्वर रियल एसेट है। चांदी, चांदी का जो रुपया चलता था पहले, आपको पता है ना, रुपया जो शब्द है वो कहां से आया? वो आया रूपक से। और रूपक का मतलब होता है चांदी। हम लोग चांदी के सिक्के से एक्सचेंज करते थे, वो हमारी करेंसी हुआ करती थी। बिल्कुल। तो रुपया शब्द भी वहीं से ड्राइव होके आया, तो वो रियल करेंसी है। अब आजकल कोई करेंसी उससे बैक्ड नहीं होती, इसलिए हमने उसको ट्रैक करना छोड़ दिया। और इसीलिए आप देखिए कि अब वापस उस तरफ लोग जाते हुए दिख रहे हैं। उसके बहुत कारण है। आपको याद होगा दिवाली वाले शो में हमने इस पे विस्तार से चर्चा की थी कि चांदी को भी बहुत सारे देशों के इंस्टीट्यूशनल बायर्स, सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। सऊदी अरब का सॉवरेन फंड चांदी खरीद रहा है, जापान में चांदी खरीदी जा रही, चीन में चांदी का स्टोर किया जा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो, और यूएस वगैरह में भी अब चांदी खरीदी जा रही है। तो चांदी की जो रियल बाइंग है ना, उसकी वजह से चांदी में तेजी है। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें रिस्क है? बिल्कुल रिस्क है, क्योंकि चांदी का जो बिहेवियर है वो सोने के मुकाबले ज्यादा उतार चढ़ाव वाला है। कोई बड़ी बात नहीं कि एक दिन में वो 30% गिर जाए, और ये भी बड़ी बात नहीं कि अगले दिन वो 40% चल जाए। दिवाली के बाद हमने वही देखा, बिल्कुल देखा। कितनी तेजी से गिरा था, और उतनी ही तेजी से, उससे दुगनी तेजी से वो ऊपर गया। तो ये चांदी का बिहेवियर है। इससे बिहेवियर को अब जब आप लंबे चार्ट में देखते हैं, बड़े पैटर्न में देखते हैं, तो एक संबंध होता था चांदी और सोने का। स्टैंडर्ड फार्मूला ये है कि सोने का जो भी भाव होगा उसका 2% भाव चांदी का होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर चांदी आज गोल्ड 1.5 लाख 1.5 करोड़ रुपए किलो बिक रहा है, तो चांदी 3 लाख रुपए किलो बिकनी चाहिए। अब चांदी बिक रही है 3,70,000 रुपए किलो, लेकिन गोल्ड ने भी बढ़ाई कर ली ना, अब वो भी 5200 पहुंच गया है। हाँ। तो अब गोल्ड जो है जो कैचअप कर रहा है, तो चांदी का जो बढ़ा हुआ भाव था वो जस्टिफाई हो रहा है। वरना 2% के बाद उसको नीचे आना चाहिए था, वहां से फिर एक्सुबरेंस हो जाता है। लेकिन अब सोने का दाम फिर बढ़ रहा है, तो फिर चांदी सस्टेन कर रही है। तो ये तो हो गया टेक्निकल रीजन। जो फंडामेंटल रीजन हमने आपको बताया कि चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड बिल्कुल कम नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा है। आपके हर प्रोडक्ट में, चाहे वो ईवी हो, सोलर पैनल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मेडिकल डिवाइस हो,
तो टोटल चांदी की 70% डिमांड इंडस्ट्रियल आ रही है। बाकी 30% में सोना चांदी और बर्तन और घर में रखा जा रहा है। वो जो 70% डिमांड है उसमें कोई कमी नहीं दिख रही, और ज्यादा आएगी वो जैसे जैसे हम नई इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए चांदी नीचे नहीं आ रही। प्लस क्या हुआ कि हमने चांदी को 30-40 साल से बिल्कुल इग्नोर कर रखा था, कोई ध्यान ही नहीं देता था, चांदी की तरफ कोई बात ही नहीं होती थी और उसको कोई ट्रैक नहीं करते थे। तो इसलिए चांदी अब कैचअप रैली कर रही है। ये चांदी में एक्स्ट्रा रैली नहीं है, ये तो मैच कर रही है केवल। जो मतलब अब अनरिलेटेड उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जो आजकल इक्विटी की बहस चल रही है आपकी दिल्ली में, वो कैचअप है, उनको ऊपर लाना है। वो पिछड़ गए थे, तो वैसे ही चांदी जो बेचारी इतनी पिछड़ गई थे वो अब बराबरी पे आ रही है। तो लोगों को बुरा लग रहा है ये क्यों आ रही, बुरा भाई वो आएगी क्यों नहीं आएगी, आपने उसको एकदम पीछे छोड़ दिया था, अब उसकी डिमांड आ गई तो ऊपर आ रही है। तो एक इस वजह से चांदी में बड़ी रैली यहाँ पे बनी, नंबर वन। नंबर टू, जब चांदी में और ज्यादा मूवमेंट आएगा तो वहां पे एक करेक्शन जरूर हो सकता है, और उस करेक्शन में 20-30% चांदी गिर भी सकती है। लेकिन उसके बाद वो करेक्शन के बाद फिर से ऊपर की तरफ जाने का एक रुझान हो सकता है, ये भी एकदम तय है। सो इस बात को बहुत ध्यान से लोगों को समझ लेना चाहिए कि सिल्वर की जो रैली है वो करेक्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 20-30% गिर सकता है, लेकिन वहां करेक्शन के बाद वो फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है। सो ये एक फैक्ट चांदी की तरफ बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। नीरज भाई, चाइना में क्योंकि बहुत उपयोग है चांदी का, चाइना बिल्कुल जो ईवी गाड़ियां हैं उसमें तो वो एकदम वर्ल्ड में सुपर पावर है। और 2027 तक उसने अपने निर्यात में बंदिशें भी तमाम तरह की लगा दी है। बावजूद उसके वहां पर जो रेट है चांदी का वो भारत या बाकी जगह के मुकाबले 14%, 14-15% के करीब तेज ही रहता है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और इसका भी क्या चांदी पर कुछ असर पड़ रहा है? देखिए इसमें क्या है विक्रांत जी, कि बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं चांदी पे और सोने पे भी। तो जैसे डॉलर, जैसे आज एकदम तात्कालिक कारण देखिए तो डॉलर वीक हुआ। हाँ। अब डॉलर डॉलर 10% कमजोर हो चुका है अपने हाई से, तो उसकी वजह से भी मेटल्स में तेजी आ जाती है। जितने भी प्रकार के मेटल, केवल सोने चांदी में नहीं, बाकी में भी एक तेजी आती है क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है। तो एक रीजन वो होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि जो हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है उसकी वजह से भी लोगों को लगता है कि अपना रिजर्व आप मेटल्स में रखें, तो उसकी वजह से भी एक तेजी बनती है। तीसरा वो रूस वाला कारण आपको याद होगा, जब उनका सोना जब्त कर लिया गया था, तो वो एक जियोपॉलिटिकल रीजन होता। तो ऐसे मल्टीपल रीजंस हैं जो इसको ऊपर ले जाने में सहायक हो रहे हैं। एक बड़ा कारण अपने यहाँ कि अपनी करेंसी, दुनिया की सारी करेंसी में तेजी है तो अपनी करेंसी वीक हो रही है, यानी रुपया कमजोर हो रहा है, तो उसकी वजह से भी एक और इफेक्ट आता है, तो सोना चांदी और ज्यादा महंगा होता है यहाँ पे। तो मल्टीपल रीजंस हैं इस दोनों मेटल को ऊपर ले जाने की तरफ। एक बात मैं यहाँ साफ कर दूं, जो मैंने कहा था कि लोग ठीक से उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं सोने और चांदी को, वो मैंने इसलिए कहा था कि जब भी गोल्ड और सिल्वर को आप ट्रैक करते हैं तो कभी भी ये तर्क नहीं देना चाहिए कि उसका एसेट कैसे बढ़ेगा, उसमें तो वैल्यू नहीं है, उसकी कोई फंडामेंटल रिसर्च नहीं है। गलत है ये। कमोडिटी को, मेटल्स को हमेशा डिमांड सप्लाई और मनी लिक्विडिटी से ट्रैक करना चाहिए। कितनी कमोडिटी है और कितनी उसकी डिमांड है, इससे उसका भाव तय होगा, और सिस्टम में कितना M2 मनी घूम रही इससे तय होगा। अब इसको ट्रैक करने वाला कोई आपको मिलता है क्या? इधर उधर की बातें करते हैं खाली वो। इसको ट्रैक करो ना आप, कि चांदी की उपलब्ध, जैसे उसका उदाहरण समझाता हूं मैं आपको। कोविड टाइम में सब लॉकडाउन हो गया, जो लोग सब्जी खरीदने जा रहे थे, आलू 100 रुपए किलो मिला था, क्योंकि आलू उतना ही है, खरीदार 100 पहुंच गया एकदम से, तो आलू का दाम बढ़ गया। जैसे ही वो लोग हटे, आलू फिर 10 रुपए किलो हो गया। तो कमोडिटी हमेशा डिमांड सप्लाई से तय होती है, प्राइसिंग। और दूसरा लिक्विडिटी कितनी है। अब मान लो 100 रुपए में भी वो बेच रहा था और 100 लोग लेने के लिए खड़े थे, आलू 10 ही किलो था, लेकिन अगर पैसा ही नहीं होगा तो फिर चाहे 100 में बेचो चाहे 500 में, हम लेंगे ही नहीं। तो लिक्विडिटी एंड डिमांड सप्लाई डिसाइड्स द फैक्टर। ये कोई भारत में तय नहीं, मतलब रिसर्च ही नहीं करता। बहुत मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि मार्केट में इस तरह की रिसर्च कोई करता ही नहीं है, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आता, इसलिए वो ईर्ष्या भाव से बताते रहते हैं कि सोना क्यों भाग रहा, चांदी क्यों भाग रही। हाँ। और बहुत एक्सपर्ट जो हैं वो ये भी कहते हैं कि अभी भी आप सोने और चांदी को अपने पोर्टफोलियो में बहुत छोटा हिस्सा ही रखिए।
अगर ज्यादा रखेंगे तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। इस तरीके की बातें भी यूट्यूब पर खूब देखने को मिलती है। एक और चीज नीरज भाई समझना चाहूंगा कि जापान के संकट की पिछले 2 3 4 दिनों से बहुत बात हो रही है, और येन का जो पूरा चल रहा है, इन सब का क्या असर चांदी की मार्केट पर पड़ेगा, क्योंकि चांदी को लेकर के जापान भी एक बड़ा प्लेयर है। देखिए, जापान जो है दुनिया का करेंसी एक्सपोर्टर है। हाँ। यानी उसका पैसा पूरी दुनिया के हर मार्केट में, हर एसेट क्लास में लगा हुआ है, हम्म। क्योंकि वहां ब्याज दरें बहुत कम है। बिल्कुल। 0 या 0.5, अभी 0.75% है। हाँ। तो वहां से लोग क्या करते हैं, सस्ता पैसा लेते हैं हम्म। और दूसरे देश में जाके अलग अलग एसेट क्लास में डालते हैं। कोई बॉन्ड खरीदता है, कोई शेयर खरीदता है, कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है। इसको बोलते हैं येन कैरी ट्रेड। हम्म। जो बड़ा पॉपुलर वर्ड है येन कैरी ट्रेड, वो येन कैरी ट्रेड ये होता है कि येन में पैसा लिया, हाँ। एक्सचेंज किया डॉलर में या रुपए में, और अपने देश के एसेट में डाला। तो अगर यहाँ कुछ भी ना करो आप, तब भी आपको 6% ब्याज मिलेगा। कुछ हाँ। ना करो, आप घर में सोते रहो खाली, और उधर आपको 1% ही देना है। तो 5% तो आपका नेट गेन हो गया। इसको बोलते हैं येन कैरी ट्रेड। लेकिन अगर जापान में ब्याज दरें बढ़ने लगे, हाँ। तो आपको ये पैसा वापस करना पड़ेगा ना, उनको महंगा हो रहा है उधर। बिल्कुल तो कर। इसको बोलते हैं येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होना। तो जब ये अनवाइंडिंग होगी, हाँ। तो भूचाल आएगा पूरे दुनिया में, क्योंकि हर देश में पैसा लगा हुआ है। हाँ। अब क्यों संकट आ रहा है? क्योंकि वहां का जो येन है वो लगातार वीक हुआ है ब्याज दर बढ़ाने के बावजूद। हाँ। तो अब जापानी सरकार के साथ साथ अमेरिकी सरकार भी चिंतित है कि येन अगर बहुत ज्यादा कमजोर होगा तो ठीक बात नहीं है, उसको थोड़ा मैनेज करना है। तो हम्म। मैनेज करने के लिए उन्होंने डॉलर को वीक करने की पॉलिसी बनाई है। हाँ। क्योंकि अगर येन कैरी ट्रेंड अनवाइंड हुआ, हाँ। तो भयानक गिरावट पूरी दुनिया के हर बाजार में आएगी। हाँ। और इस बीच चांदी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जापान की तरफ से हुआ भी है। हम्म। तो इसलिए चांदी बिकने का खतरा है कि हाँ। अगर जापान ने चांदी बेची हाँ। तो तगड़ी गिरावट आ सकती है। ये है पूरा जापानी संकट। हम्म। तो बड़े एक लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, निवेशक भी हैं। बड़ी भविष्यवाणियां वो करते रहते हैं ट्विटर पे। उन्होंने चांदी को लेकर भविष्यवाणी की तो लोगों ने कहा कि आप, इन्होंने अपनी चांदी बेच दी थी, बिटकॉइन में पैसा लगा दिया था। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि मैंने अपनी चांदी नहीं बेची, और चांदी और सोने को अभी भी इसी तरीके से खरीद करनी चाहिए। और फ्यूचर उन्होंने गोल्ड का बताया है कि $27,000 उन्होंने एक रकम बता दी है। अब कब होगा क्या होगा, डेट हालांकि उन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन हम्म, $27,000। हम्म। देखिए, इसमें बहुत तरीके के प्रोजेक्शंस लोग दे रहे हैं। रे डेलियो भी दे रहे हैं, कियोसाकी भी दे रहे हैं, बहुत सारे ने, गोल्डमैन सैक्स भी दे रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली भी दे रहे हैं। सब अपने अपनी राय इसमें दे रहे हैं। हाँ। जो रेलिवेंट राय है, या जिसको आप थोड़ा सा डेटा के साथ मैच कर सकते हैं, वो राय मैं आपको बताता हूँ। जो मेरी राय मत मानिएगा, जी। जो दुनिया में चल रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। हाँ। अगर आप M2 मनी, यानी दुनिया में सर्कुलेशन में जितना पैसा है या जिसको कुछ घंटों में कन्वर्ट किया जा सकता है पैसे में, उसको बोलते हैं M2 मनी। हम्म। अगर आप उसका कैलकुलेशन करके देखें और डॉलर से पेगिंग देखें, अगर उसकी भविष्य में अगर होती है, तो डॉलर का भाव करीब करीब 12 से 14 हजार डॉलर बैठता है सोने का भाव। हम्म। इस रेंज में वो जा सकता है, ऐसा अनुमान है डेटा के हिसाब से। कब जाएगा, कितने समय में जाएगा, ये गेस हो सकता है। हाँ। लेकिन चांद सोना इस समय जो चल रहा है, वो ये मान लेना कि यहां रुक के जाएगा, करेक्शन आ जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। हमें भी लगता है कि ये कम से कम 10-12 हजार डॉलर तो जाएगा सोना। हम्म। और चांदी भी आपकी कम से कम 300-400 डॉलर तक जाएगी। करेक्शन बीच बीच में जरूर आएंगे। हम्म। अब चांदी में बड़े करेक्शन आ सकते हैं। हम्म। सोने में भी 100, 200, 300 डॉलर करेक्शन बहुत मामूली बात होगी। लेकिन टारगेट वहीं पे है, क्योंकि जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है, जो हम्म। उसके पीछे कारण लगे हुए हैं, वो उसी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अगेन, ये कोई इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है, हम्म। लेकिन भाव के जो ट्रेंड दिख रहे हैं चार्ट पे, वो ऐसे ही दिख रहे हैं। बिल्कुल। हमारी बातचीत तो नीरज जी वैसे भी दर्शकों को जागरूक करने, उन्हें तमाम इंटरनेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जागरूक करना है, ताकि वो बेहतर फैसला ले सके। और निश्चित तौर पर निवेश संबंधी कोई सलाह यहाँ पर नहीं दी जाती। लेकिन नीरज भाई, अब बजट सामने आ रहा है। बजट में लोग उम्मीदें जता रहे हैं कि क्या इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करेगी सरकार, या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी। तो इसका, इसमें आपकी पर्सनल क्या राय है, क्या होना चाहिए वर्तमान सिनेरियो में? और बजट ड्यूटी घटने या बढ़ने का क्या असर हो सकता है, क्या कुछ असर होगा उसका? देखिए, दो प्रश्न है आपकी। बजट ड्यूटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो क्या असर होगा? हाँ। मेरे हिसाब से नहीं बढ़नी चाहिए, हम्म। और बढ़ेगी भी नहीं। क्योंकि ड्यूटी बढ़ाने का मकसद ये कि आप इंपोर्ट रोकना चाहते हैं। हाँ। उससे क्या लाभ होगा?
कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि सोना बढ़ी हुई ड्यूटी पे आएगा और महंगा बिकेगा। ठीक है, क्योंकि सोना तो रिजर्व बैंक भी खरीद रहा है, हाँ, तो आप हमको क्यों रोक रहे हैं? हाँ, आरबीआई भी तो खरीद रहा है और दुनिया के हर सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं। हाँ, तो ड्यूटी लगाने से कोई लाभ नहीं होगा, नंबर एक। नंबर टू, अगर आप ड्यूटी लगा के उसको और महंगा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके और डॉलर खर्च होंगे, तो करेंसी और वीक होगी आपकी, तो वो भी लॉजिक नहीं बैठता है। तो मेरे हिसाब से सोने में ड्यूटी बढ़ाने का अगर फैसला लिया जाता है तो उल्टा पड़ेगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। जो सरकार अगर ये सोच रही है कि गोल्ड का इंपोर्ट हम थोड़ा कम करें, जो 200-300% के हिसाब से बढ़ रहा है, वो कम होने का नहीं है। क्योंकि अब जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, वो अपना पैसा रियल एसेट में डाल रहे हैं, तो उनको आप ड्यूटी बढ़ा के रोक नहीं पाएंगे। अब जैसे सीएमई ने, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने पिछले साल में, मतलब 1.5-2 महीने में 3-4 बार ड्यूटी बढ़ाई चांदी पे, उसका नतीजा क्या हुआ? 70 वाली 120 हो गई। तो ड्यूटी आर्टिफिशियली किसी चीज को आप रोकेंगे तो और तेजी से बढ़ेगी। तो मुझे नहीं लगता ये वाइज डिसीजन है, और सरकार ऐसा करेगी भी नहीं, क्योंकि खुद भी खरीद रहे हैं ना, गवर्नमेंट भी ले रही है, तो वो ड्यूटी बढ़ा कोई फायदा नहीं है। और वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी है उनके पास बहुत सारे। हाँ, बहुत से लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि अब इंपोर्ट ड्यूटी एकदम खत्म कर देनी चाहिए और सरकार को कुछ समय के लिए जीएसटी में भी राहत दे देनी चाहिए, जीएसटी भी मुक्त कर देना चाहिए। नहीं, सरकार को भी तो पैसे चाहिए भाई। हाँ, सरकार के जो मैथमेटिक्स है बजट की, कि अगर 51 लाख करोड़ का बजट है, हाँ, और अगर हमने 51 लाख करोड़ नहीं, हम तो 40 लाख करोड़ ही हमारे पास रेवेन्यू है, अलग अलग सोर्सेज, जीएसटी से, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से, तो वो 10 लाख का गैप बन गया है, तो सरकार वो उधारी लेती है। तो अगर आप ये सब कर देंगे तो आप, सरकार अपनी रेवेन्यू कम नहीं करेगी, ऑलरेडी आपको टैक्स में, जीएसटी में रियायत दे चुकी है, तो वो भी संभव नहीं है। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि वो जो अभी सोने चांदी में ड्यूटी लगती है, खरीदारी, वो उस पर विचार हो सकता है कि भाई थोड़ा और रेवेन्यू जनरेट किया जाए, क्योंकि ये तो मैं आप मानता हूँ कि बहुत सोना कोई गरीब आदमी तो नहीं खरीद रहा है, बिल्कुल इस इतना भाव महंगा सोना भाव गरीब में तो आदमी खरीद बिल्कुल नहीं नहीं रहा है। खरीद पाएगा। हाँ, एग्जैक्टली, तो अमीरों से थोड़ा और वसूली हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, ऐसा हाँ, सोच सकते हैं वो, तो हाँ, उसका तरकीब निकाली जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कम करेंगे। हाँ। नीरज जी, थोड़े पिछले काफी समय से अब कॉपर को लेकर के भी बड़ी चर्चा हो रही है। हमारे बहुत से दर्शकों ने यह अनुरोध किया कि कॉपर के बारे में भी थोड़ा समझाइए कि कॉपर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और क्या कॉपर भी अब एक उसी तरीके से जैसे चांदी अभी तक अपने आप को देखती थी कि उसे कोई देख नहीं रहा, क्या कॉपर भी उस श्रेणी में आ सकता है? क्या कॉपर को भी अब लोग बतौर निवेश देखने लगे हैं? बिल्कुल सही है, कॉपर में भी बड़ी रैली ऑलरेडी चल रही है, और बड़ी रैली आएगी, क्योंकि कॉपर की डिमांड काफी है। कॉपर इज ए न्यू सिल्वर, लोग ये कह रहे हैं कि कॉपर की जो डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, उसका जो उपयोग हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और कॉपर इज द सेकेंड बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। हाँ, एल्यूमिनियम उतना अच्छा कंडक्टर है नहीं, वो उसकी हाँ, लाइफ कम होती है, कॉपर बहुत अच्छा, रीयूज आराम से होता है। हाँ। तो कॉपर की डिमांड भी बढ़ रही है, और कॉपर भी बहुत तेज आगे जाएगा। अगले 5, 10, 15 साल की उसकी जर्नी बहुत शानदार है। एक स्टडी में पढ़ रहा था कि 2030 तक हम्म। 30% कॉपर की सप्लाई डेफिसिट होगी। 2030 जिस तक? हिसाब से 2030 तक जिस हिसाब से यूज हो रहा है, हाँ, उतनी सप्लाई नहीं होगी, वो 30% कम हो जाएगी। हाँ, तो कॉपर में भी आप वैसी ही तेजी देखेंगे, जो ऑलरेडी चल भी रही है और आगे और बढ़ेगी। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर तो बिल्कुल चलते रहेंगे। आप सोचिए, प्लेडियम और प्लेटिनम में भी तेजी है, हम्म, वो भी 3-3, 4-4, 5-5 गुना हो चुके हैं। तो हाँ, ये कमोडिटी का सुपर साइकिल है। इसमें केवल स्टील, आयरन ओर को छोड़ के बाकी सब में धुआंधार तेजी है, इवन एल्युमिनियम में भी तेजी है। हम्म, जो जो एयरप्लेन ग्रेड का एल्युमिनियम बनता है, उसकी हाँ, बहुत डिमांड है। हाँ। तो पूरे सुपर साइकिल में कमोडिटी, कोई कमोडिटी, और जितना डॉलर वीक होगा उतनी कमोडिटी और चलेगी। उतनी तेज होगी। तो आप कॉपर में भी जो लोग, अब तो मैंने सुना है कॉपर के बार बार भी लोग खरीद रहे हैं, हम हाँ, कई ऐसा बार ऐसी चित्र खबरें देखते आने लगी है, हालांकि मैंने अभी देखा नहीं है हैं। और पता करने की तो कोशिश करूंगा, लेकिन खूब चल रहा है कि बाहर खरीद रहे हैं कॉपर के। एक बात मैं आपको और बता दूं, हाँ, ये मतलब ये सिर्फ आपको मैं अलर्ट कर रहा हूँ, इस पे जी, हो सकता है आगे हम लोग 2-4 महीने में शो करें। हाँ, आपकी जो सॉफ्ट कमोडिटीज हैं, हाँ, जिनको एग्री कमोडिटी हम कहते हैं, हाँ, उसमें भी तेजी के साफ संकेत दिख रहे हैं। जो पिछले साल ला नीनो था, अब वो एल नीनो में कन्वर्ट हो रहा है। हम्म, तो इसलिए सॉफ्ट कमोडिटी में बॉटमिंग आउट का प्रोसेस दिख रहा है, सॉफ्ट कमोडिटीज में तेजी बनेगी आगे,
तो आप महंगाई के लिए तैयार रहिए। हम्म। बिल्कुल। और सामने नीरज भाई अब ब्याह शादियों का सीजन आ रहा है। 2 फरवरी से शादियां शुरू हो जाएंगी। सोने चांदी का ये भयानक रेट हो रहा है। आमतौर पर लोग शादियों से पहले ही अपने घर में खरीदना शुरू कर देते हैं, लेकिन पिछले एक हम्म, डेढ़ साल से तो लोगों को मौका मिला नहीं। जिनको खरीदना राइट। था वो उनको हमेशा यही डर रहा कि कल सस्ता हो जाए, आगे सस्ता हो जाए तब खरीदेंगे। तो अब तो एकदम शादियों का सीजन सामने आ गया है। 2 तारीख से साहे शुरू हो जाएंगे। तो जिन हम्म, घरों में शादी है वहां तो बड़ी चिंता की बात। अपने घर हिंदुस्तान में तो सोना और चांदी शादियों में खरीदने की बड़ी भारी परंपरा। बिल्कुल। और इसीलिए तो और चिंता है कि शादी के समय सोना सस्ता नहीं होता है। हाँ। वो डिमांड बनी रहती है। और देखिए, जूलर कमेटी जो है ना, जूलर समुदाय पूरा जो है, हाँ। वो होल्ड बैक कर सकता है। हम्म। जो अपना मार्जिन कम करके नहीं बेचेगा। आपको 14 कैरेट 18 कैरेट तक जाना पड़ेगा, हाँ। लेकिन दाम कम होने की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि जिनको खरीदना वो खरीद ही रहे हैं। हम्म। आप ज्वेलर की दुकान में जाइए तो ऐसा नहीं कि वो खाली बैठे हुए हैं, बाइंग हो रही है। हाँ, लेकिन वैसे नहीं कंपेरेटिवली है, कम हुई। हाँ, कंपेरेटिव। हम्म। जैसे एक ग्लोबल डेटा बताता हूं मैं आपको। जी। ज्वेलरी की सबसे ज्यादा डिमांड इंडिया और चाइना में है। हाँ। इसकी डिमांड एक्चुअली गिर रही है। हम्म। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं, ज्वेलरी की डिमांड गिर रही है, क्वाइन और बिस्किट की डिमांड बढ़ रही है। हम्म। तो जो पहले ज्यादा लोग खरीदते थे, अब वो कम लोग खरीद रहे हैं। वैल्यू उतनी दिखेगी। हम्म। ज्वेलर के साल के अंत की बैलेंस शीट आपको 1 करोड़ की दिख सकती है, लेकिन खरीदार आपको जो पहले 20 थे वो 10 ही दिखेंगे। हाँ। ये हो रहा है। तो स्लोली स्लोली ज्वेलरी की डिमांड कम हो रही है, ये बात सच है। और बिस्किट और क्वाइंस इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। हम्म। तो कम होने की तो भाई संभावना नहीं है। मैं क्या बताऊं, चांदी वांदी खरीद लें, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। हाँ। चांदी भी, लेकिन अब कहाँ सस्ता और कहाँ गरीबों के हाथ में रहा। जैसे कहा जाता था पुअर मैन गोल्ड, तो अब कहाँ चांदी पुअर मैन गोल्ड बना हुआ है। 3,70,000, बताइए। अभी 3 लाख कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि चांदी 2 लाख पहुंच गया, 1 लाख 1.5 लाख पहुंच गया, और अब 3,70 पे चर्चा की जा रही है। और उसमें भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़े झटके या बहुत बड़ी करेक्शन दिखाई देंगी। वो मैं देखिए, बीच बीच में क्या है, कभी करेक्शन आ सकता है। हाँ। बिल्कुल हाईली लाइकली करेक्शन आएगा, और चांदी में बड़े करेक्शन आते हैं। लेकिन वो करेक्शन रिवर्सल नहीं मानना चाहिए हम्म। कि अब यहां से नीचे ही चलेगा, ऐसा बिल्कुल मत मान के चलिए। हो सकता है साल भर बाद हम लोग यही डिस्कशन कर रहे हो कि अब तो चांदी 8 लाख रुपए किलो हो गई यार, अब क्या करें। हाँ। पहले सही थी 370 में, अब 8 हो गई। तो हाँ। ये कुछ भी हो सकता है चांदी में। तो ये तो मान के चलिए कि ये जो दोनों मेटल हैं, हम्म। बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, इसमें मुझे कोई रिवर्सल के संकेत नहीं दिख रहे। करेक्शन इज अ हेल्दी थिंग, और हम्म। वो होते रहेंगे बीच बीच में। नीरज भाई, अपने बिजनेस बहुत, क्योंकि लंबी रिपोर्टिंग की है, जो सर्राफा और बुलियन ट्रेडर्स हैं उनसे भी आप लगातार संपर्क में रहते हैं। मैं जितने भी आजकल सर्राफा ट्रेडर से बात करता हूं वो सब बड़े बड़े परेशान, बहुत ही निराश, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो बढ़ते हुए दाम है रोज उनकी चिंताएं बढ़ा रही हैं। तो बहुत ही, एक तो बाजार में वो दुखी है कि ये बाजार के लिए ठीक नहीं है, उनके लिए ठीक नहीं है। कई खबरें आई कि राजकोट में चांदी के व्यापारियों ने दुकानें अपनी बंद कर दी, काम धंधा छोड़ के चले गए। और दूसरा, वो लोग ये मांग करते हैं कि एमसीएक्स के जाल से हमें बाहर निकाला जाना चाहिए, क्योंकि एमसीएक्स में जो दिन में लगातार जो तेजी घटाव बढ़ाव होता रहता है, उससे बड़ी बाजार में हलचल रहती है, और वो बाजार के लिए ठीक नहीं है। देखिए विक्रांत भाई, देखिए एमसीएक्स की ट्रेडिंग तो इसलिए होती है कि आप इंटरनेशनली कनेक्टेड होते हैं उससे। तो मैं उसका समर्थक नहीं हूं कि उससे बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि एमसीएक्स पे तो वही भाव दिख रहा है जो इंटरनेशनल प्राइस चल रहा है। हम्म। वो केवल एक्सचेंज रेट उसमें और ऐड हो जाता है, आपकी करेंसी ऐड हो जाती है, तो वो आप फिजिकल ट्रेड करेंगे तब भी वैसा ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम्म। इंपोर्ट होके आएगी वो उसी भाव में बिकेगी। तो एमसीएक्स वाली बात तो ठीक नहीं है, एमसीएक्स में ट्रेड होना चाहिए। और बहुत बड़ी संख्या में लोग ट्रेडर भी हैं कर रहे। जो करते हैं। इवन कई सोनार को भी मैंने देखा है जो लोग हेज करके चलते हैं। तो वो दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत उनको फौरी तौर पे हो सकती है कि उनकी दुकान में ग्राहक कम आ रहे हो, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि इतनी महंगी हो गई ये चीजें कि ग्राहकी कम होगी। अब ये ऐसा संकट है कि इसमें मतलब सरकार कुछ कर नहीं सकती। देखिए, ये इंटरनेशनल कमोडिटी है, इसमें एक सरकारों का कोई दखल नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते। आप ड्यूटी बढ़ाएंगे तो वो बूमरैंग होता है, उल्टा पड़ता है वो। हम्म। तो उससे कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। अब व्यापारियों को नए तरीके, कुछ इनोवेशन तरीके खोजें, कुछ नई डिजाइन बनाए, कुछ हल्का बनाए, कुछ मतलब उनको ही कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा। बिकॉज ये इंटरनेशनल चीज है, इसमें किसी का जोर नहीं है। सोने के दाम, हम जैसे कुछ लोग कई बार राजनीतिक डिस्कशन में कहते हैं कि देखिए सरकार कुछ कर नहीं रही, सोना इतना महंगा, और मुझे हंसी हाँ। आती है यार, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती।
हाँ क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय भाव ही $5,000 है तो आप क्या कर लोगे उसमें? हाँ हाँ तो सेंट्रल बैंकर्स की जो पूरी मुहिम है, एक ही इसमें तरीका, जिस दिन सेंट्रल बैंक्स ये कह देंगे कि अब हम सोना नहीं खरीदेंगे, हाँ तब सोने का भाव रुक जाएगा और गिर भी सकता है। लेकिन वो कहेंगे नहीं। अभी तो 2-4 साल हमको नहीं लगता, जिस तरह से ट्रम्प साहब रोज एक नया मोर्चा खोल देते हैं, हाँ उससे ये संभावना नहीं है कि गोल्ड में कोई रिवर्सल दिख जाएगा या सेंट्रल बैंक कहेंगे हम नहीं खरीदेंगे। हाँ तो भाई व्यापारियों के साथ मेरी सहानुभूति है। हाँ अब उनको कुछ नया इनोवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। इसमें सरकार से मदद की उम्मीद न रखें, वो कुछ कर नहीं सकती सरकार इसमें। नीरज भाई, चलते चलते, क्योंकि काफी चीजें हम लोगों ने इस बातचीत के जरिए कोशिश की दर्शकों को बताएं, उनको समझाएं, जाते जाते आप भी कुछ ऐसा देख रहे हैं कि कहाँ तक टारगेट दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खूब पढ़ते भी हैं, एक्सपर्ट्स को भी पढ़ते हैं, तमाम चीजें देखते हैं, तो कहीं पर कोई ऐसा दिखाई दे रहा है अब? क्योंकि पहले जो बताए गए थे वो तो सब टारगेट फेल हो गए। अब जैसे जेफरीज ने कहा 6600 हो सकता है साल के अंत तक, किस तरीके का आपका अपना कोई अनुमान दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मेरा अनुमान ये है कि अगले, मान लीजिए यहाँ से हम 5 साल लेते हैं, पूरा जी। 2030, 30-31 तक की हम बात करें, तो सोना करेंट प्राइस से दुगना, हम्म। $10,000 हो जाएगा। हम्म। और चांदी कम से कम $300 से $400, इतना तो 2030 तक हो जाएगा। हम्म। अब बीच बीच में करेक्शन आते रहेंगे, तो कभी सोना $200 गिर गया तो वो सब चलता रहेगा। हाँ लेकिन जो 30 तक, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने डेटा देखा है पूरा, हाँ। उसके हिसाब से लगता है कि $10,000 और $400 की चांदी आप मान के चलिए 2030 में बिकेगी। यानी, तो और अगर अगर कहीं जैसा हमने जनवरी में रैली देखी है तो सब देखिए, अनुमान। दिवाली में भी मैंने कहा था हाँ बिल्कुल। कि सोना और चांदी रुकेगा नहीं, यहां से बहुत ऊपर जाएगा। हाँ इवन मेरे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो हमने तो उसमें टारगेट के साथ शो भी बनाए थे, हाँ और ये कहा था कि भैया मेरी बात को एकदम गलत मान लो, लेकिन ये डेटा दिख रहा है, आप समझ लो। एक 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 शो पड़ा जिसका थंबनेल ही $10,000 है। अच्छा। और चांदी है तो मैंने बहुत कंजर्वेटिव टारगेट 2 लाख का दिया था, उससे तो 3.5 हो गई है। हाँ, उससे 3.5। अच्छा, आपने भी बड़ा डर डर के दिया होगा कि यार इतना कैसे। एक्चुअली हाँ देखिए, अगर किसी को ये बोल दो अचानक से कि चांदी 8 लाख रुपए किलो बिकेगी, तो हाँ आदमी या तो कहेगा ये बेवकूफ आदमी, या हंसी उड़ाएगा। हाँ तो हम लोग भी थोड़ा डर डर के बोलते हैं कि भाई लोगों को डर ना लगे। हाँ। अब किसी को बोलो $10,000, $10,000 का सोना हो जाएगा, यानी सोना आज अगर 1.5 करोड़ रुपए किलो है, तो वो 3 करोड़ रुपए किलो बिकेगा, तो हम्म। आदमी कहेगा या तो ये आदमी बेवकूफ है या आदमी हंसी उड़ाएगा। तो हम्म। हम लोग भी थोड़ा डर डर के ही टारगेट देते हैं, हाँ क्योंकि जो डेटा दिख रहा है उसको हम इंकार नहीं कर सकते। हाँ। तो मेरे हिसाब से $400 और $10,000 की तैयारी कर लीजिए 2030 तक। बिल्कुल। और नीरज भाई, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों को एक बार फिर हम कहते हैं कि आपका पैसा बहुत ही जरूरी है आपके लिए, कि आप सोच समझकर, जानकार, अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात कर ही निवेश करें। हमारे शो या फिर नीरज भाई के भी शो आपको केवल शिक्षित, ज्यादा जागरूक करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, इसको उसी तरीके से आप लें। और नीरज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिए।